मॉनसून सीजन में नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए भारी खतरा बन गया है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां एसडीआरएफ के जवानों ने देवदूत बनकर उफनते पानी में फंसे लोगों की जान बचाई है। इस बीच सेना नायक एसडीआरएफ उत्तराखंड अर्पण यदुवंशी ने प्रदेशवासियों और सभी यात्रियों से एक अहम अपील की है। उन्होंने मानसून काल के दौरान चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से पूरी तरह से सतर्कता बरतने को कहा है। एसडीआरएफ ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी आपदा से सुरक्षित रहा जा सके। उत्तराखंड में मानसून इस समय अपने चरम पर है और लगातार वर्षा के कारण कई नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके दृष्टिगत सभी नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जाती है। वर्तमान में चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है और एसडीआरएफ सभी सेंसिटिव एरियाज में तैनाती की हुई है और पूरे प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में और सभी प्रमुख मार्गों पर एसडीआरएफ मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हाल ही में रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के बीच फंसे टापुओं पर 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया गया और कोटद्वार में भी खो नदी में एक 12 वर्षीय बालक को भी एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाला गया और अभी तक 4 कांवड़ यात्रियों को भी डूबने से बचाया जा चुका है। तो ये घटनाएं बताती है कि मानसून के दौरान थोड़ी सी असावधानी भी जो है जानलेवा बन सकती है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट और मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और अनावश्यक यात्रा से बचें और तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। नदी, नालों एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे अनावश्यक रूप से ना जाएं और तेज बहाव वाले स्थानों पर स्नान आदि, सेल्फी लेने या नदी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लेहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में शिरकत की और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने अपनी शिकायतें रखी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर समाधान कर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हील चेयर और पहिया वाहन सहित अन्य उपयोगी उपकरण वितरित किए। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को मिले 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाएं हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचें और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति वंचित न रहे। सहायता दी और सहायता समूह को भी वहाँ आपने गाड़ियों को देखिए, आज जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आज साइकिल मिली है, ट्राई साइकिल, और वो जो भी उनके उपकरण हैं जिनसे उनके जीवन को मदद मिलेगी, काम करने में आसानी होगी, उनके आवागमन को आसानी होगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो भी अच्छा जीवन जी पाएँ। हर तरह से हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा हर प्रयास रहता है कि उनको मदद करें और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द उनके लिए लाए हैं, एक इसमें अपने आप में बहुत बड़ा एक उच्चारण है, तो उसको हम लोग आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर महिलाओं को 2 गाड़ियाँ भी दी गई हैं, 2 वैन मिली हैं उनको, उसमें वो अपने काम करेंगी, अपने स्वरोजगार को बढ़ाएंगी। एक बड़ा जो चलता हुआ वाहन जिसमें पूरी किचन होगी उसमें, और उसमें लोगों को सस्ता जो भोजन है वो मिलेगा, उसके साथ ही उनकी अपनी आय भी होगी। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी हमारी महिलाएं इससे प्रेरित होंगी और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। हर ब्लॉक में इस प्रकार की व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए नई टिहरी में पुलिस विभाग को 90 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दे दी गई है।
ये भूमि आवासीय भवन के पास है, जहां भविष्य में पुलिस कर्मियों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिलाधिकारी और पुनर्वास निदेशक को नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से पुलिस विभाग की कल्याणकारी व्यवस्थाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पप्पू यादव और उनके साथियों पर संतों और भगवाधारियों का मजाक उड़ाने का तीखा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रकरण से साफ झलकता है कि इन्हें सनातन धर्म से किस प्रकार की नफरत और घृणा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सनातन को मलेरिया और डेंगू बताने वाले लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण चुप्पी साधे रहते हैं। उन्हें डर है कि इस पर बोलने से उनका एक बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। देखिए, कल मैं देख रहा था कि पप्पू यादव ने और पप्पू गैंग ने मिलकर जिस प्रकार से हमारे जो पूज्य संतगण हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे भगवाधारी हैं, उनका जो एक तरह से वहाँ पर एक मजाक उड़ाने का काम किया है। जबकि ये जो प्रकरण बीच में आए हैं, कहीं भी हमारे पूज्य संतों का या साधुओं का या हमारे महात्माओं का कहीं भी उसमें स्थान नहीं आया है। ये इनका ये चरित्र दोहराता है कि इनको सनातन से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार की घृणा है। और हमने तो उत्तराखंड में पहले ऑपरेशन कालनी में चलाया हुआ है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब ये कभी सनातन को वायरल कहते हैं, कभी मलेरिया कहते हैं, कभी डेंगू कहते हैं, और इनके एक के बाद एक बयान आते हैं, लेकिन कोई भी ना तो कुछ सफाई देना तो दूर की बात है, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। ये इनका तुष्टीकरण है, ये वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि अगर हम इसमें बोलेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक इनसे बिछड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार आज हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, जबकि 2 से 5 अगस्त तक मानसून और अधिक सक्रिय होने के संकेत हैं। प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 10% अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। जैसे जैसे सिचुएशन बन रहा है कि अभी 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में फिर से थोड़ी सी वर्षा की गतिविधि जैसे बढ़ सकती है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, पहले लग रहा था 3 तारीख से होगा, अभी 2 तारीख से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने का चांसेस बन रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में जो के लिए जो हमने वार्निंग दी है वो मुख्यतः जो है कुमाऊं वाले जो जनपद है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल है, और गढ़वाल में चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जनपद है। यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिए क्योंकि भारी से बहुत भारी वर्षा होने के चांसेस है, और वर्षा के तीव्र दौर अत्यंत तीव्र दौर होने के भी चांसेस बने हुए हैं। बाकी भारी बारिश के और येलो अलर्ट के साथ भारी बारिश की जो चेतावनी है बाकी जनपदों में। तो ऐसे ही 31 तारीख को भी जो है कुछ जनपद में है जहाँ पे काफ़ी सारे जनपद है जहाँ पे हमने भारी से बारिश की चेतावनी दी है और वर्षा के तीव्र दौर होने के चांसेस जहाँ बने हैं। तो ये येलो अलर्ट फिर हमने 3 तारीख तक के लिए, इसलिए जैसे हमने बताया 3 तारीख तक के लिए जारी करेंगे, जहाँ पे भारी वर्षा के चांसेस बने हुए हैं और वर्षा के तीव्र दौर खासतौर से वो चांसेस बने हुए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन में वर्षा के जो तीव्र से अति तीव्र वर्षा के दौर होते हैं वो लगभग 3-4 स्टेशन लगभग रोज ऐसा मिलने बन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 227 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए चंडी घाट और बैरागी कैंप क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए 214 करोड़ रुपए से अधिक शामिल हैं। इसके अलावा देहरादून में न्यू कैंट मार्ग को अपग्रेड करने, हरिद्वार में पुलिस चौकी निर्माण, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की छात्रवृत्ति और सिविल और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाकर 7% करने का भी अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित समाधान करने और लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त और IG गढ़वाल को प्राथमिकता पर कार्रवाई करने को कहा गया।
केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया, जबकि विधायक भूपाल राम टमटा ने स्थानीय हितों के सरकार के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र के संतुलित विकास और समयबद्ध समाधान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ मेले के तीसरे दिन पटरी पर भारी भीड़ नजर आई। हालांकि अभी पंचक शुरू हो गए हैं और 4 अगस्त को इनकी समाप्ति के बाद कांवड़ियों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कांवड़ मेला अपने चरम सीमा पर है। इस वक्त हम मौजूद है नहर पटरी पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भक्तों का जो रेला है वो यहाँ से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि बीते कल से पंचक लग चुके हैं और ये पंचक 4 तारीख को खुलेंगे। जैसे ही पंचक खुलेंगे शिव भक्तों का यहाँ पर भारी जनसैलाब देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं शिव भक्त जो है गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हम किसी शिव भक्त से बात करना चाहेंगे। बोले क्या नाम है? मेरा नाम भाई श्लोक कौशिक। कहाँ से आए? गुरुग्राम हरियाणा। बोले क्या मानते हैं आपका कितना बड़ा? बहुत बड़ा है, अपने मन में है, भोले बाबा है, जो मांगो पूरा होता है। बिल्कुल। और बताओ। तो जिस तरह आपने ये कलश उठा रखे हैं, इतना वजन आपने ले रखा है, क्या मानते हैं वजन लगने के लिए प्यार है अपने दिल में, इसलिए आते हैं कांवड़ लेने। बाकी तो सारे काम बताते हैं अपने। बम बम भोले के जयकारे के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हम एक शिव भक्त से और जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये जो कांवड़ मेला रहता है वो किस तरह से रहता है। बोले क्या नाम है? नहीं योगेश। कहाँ से आए? जिला रेवाड़ी हरियाणा। जिला रेवाड़ी हरियाणा, मोतला खुर्द गाँव। कितना लंबा सफर है ये? जी हमारा पड़ेगा 350 किलोमीटर। क्या मानते हैं कि कितना लंबा सफर है? भोले चलते जा रहे हैं, कोई तकलीफ या कठिनाई कितनी आती है? फिलहाल टाइम तो अभी तो ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। बाकी भोले की मर्जी है, चलते जा रहे हैं खुशी के साथ। भोले के जयकारों के साथ चलते जाते हैं, चलते जा रहे हैं खुशी के साथ। आपने अभी देखा कि किस तरह से भोले कह रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं होती है, केवल और केवल भोले के जयकारे लगाते जाते हैं और सारी मनोकामना जो है हमारे महादेव शिव भक्त हैं वो मनोकामना पूरी करते हैं। एएनबी न्यूज के साथ विकास कुमार, हरिद्वार। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने कौड़िया चेक पोस्ट पर संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान की भव्य कलश यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास के समानता, सेवा, सद्भाव और सामाजिक समरसता के विचार आज भी समाज को एकजुट करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास का जीवन सामाजिक एकता और मानवता का संदेश देता है। रितु खंडूड़ी भूषण ने सभी श्रद्धालुओं से गुरु रविदास के बताए मार्ग पर चलने और समता मूलक, समरस और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। देहरादून जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से 5,47,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 11,90,000 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। साल 2003 और 2026 की मतदाता सूचियों के मिलान में अंतर मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 3 अगस्त से विशेष सुनवाई शिविर लगाए जाएंगे, जहां मतदाता अपनी आपत्तियां और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी मामलों का निस्तारण 11 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि 15 सितंबर को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को बूथ स्तर पर पारदर्शी ढंग से संचालित करने का बड़ा दावा किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर भाजपा और प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि देश के विभाजन के दौरान विस्थापन और संघर्ष झेलने वाले लोगों की स्मृति में हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से नई पीढ़ी को विभाजन के इतिहास और उस दौर में लोगों द्वारा झेले गए कष्टों से अवगत कराया जाएगा। मथुरा दत्त जोशी के अनुसार भाजपा संगठन स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है, जबकि प्रदेश सरकार भी इस आयोजन को व्यापक स्तर पर आयोजित करेगी ताकि समाज इतिहास के उस दौर को समझ सके और उससे सीख ले सके। विभाजन विभीषिका जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, आज सरकार भी उस कार्यक्रम को अंगीकृत कर रही है, सरकार भी उस कार्यक्रम में सहभागिता कर रही है। ये अच्छी बात भी है और ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि देश का विभाजन करना पड़ा और उसकी विभीषिका में तमाम लोगों की जानें गई हैं, आर्थिक नुकसान भी हुआ है, लोगों को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। एक देश अपनी माटी, अपना देश छोड़कर दूसरी जगह पर लोगों को आना पड़ा, वहाँ पर लोगों को अपने आप को स्थापित करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष इस दिन को यादगार के तौर पर बनाती है ताकि विभाजन की जो विभीषिका है उसकी याद भी बनी रहे और जो लोग उसमें शहादत हुए, शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हुई, उनकी यादगार में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, प्रदर्शनी भी आयोजित का भी अवलोकन किया जाता है और सरकार का भी प्रयास है कि इस दिन हम कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये दिखाएं कि देश के विभाजन के वक्त कितनी दिक्कतें आम आदमी को हुई और देश के आम नागरिक को हुई और इससे भी हम अपने आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। निश्चित रूप से विभाजन विभीषिका इस देश के विभाजन में कलंक साबित हुई है। संसद में प्रस्तावित सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पहले भी कड़े कानून का दावा किया गया था लेकिन पेपर लीक नहीं रुके। उन्होंने सवाल उठाया कि नए कानून से नकल माफिया पर कैसे प्रभावी रोक लगेगी। प्रीतम सिंह के अनुसार केवल सजा बढ़ाने से समाधान नहीं होगा बल्कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक से युवाओं को सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा है और अब युवा ठोस कार्रवाई चाहते हैं। विरोध करने का कारण बड़ा स्पष्ट है। नकल विरोधी कानून लाने की बात केंद्र की सरकार ने 2024 में भी की और कहा कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून इस देश के अंदर लाया है और अब पेपर लीक नहीं होगा। उसके बाद जो है पेपर लीक हुआ है और अब 2026 में जो है फिर सख्त नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन उस सख्त नकल विरोधी कानून में कुछ नया क्या है? आपने उसमें सजा की अवधि बढ़ा दी, आपने जो उन पर जुर्माना लगेगा उसकी धनराशि बढ़ा दी। यही तो क्या नई चीज़ क्या की आपने नकल को रोकने के लिए? नया तो कुछ नहीं किया, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। यही बात उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हुई थी, आपके सामने है। जब पेपर लीक हो रहे थे तो पेपर लीक होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर कहा कि हम सख्त नकल विरोधी कानून ला रहे हैं, लेकिन कानून लाने के बाद भी पेपर लीक हुआ तो ऐसे कानून का क्या फ़ायदा है भाई? तो क्यों विरोध ना करें? उसमें और व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं दिखाई दी। और राहुल गांधी जी ने तो इसको भी कहा कि भाई जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हुए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल महाकुंभ 2026 की शुरुआत 1 सितंबर से होने जा रही है। ये आयोजन 30 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। युवा कल्याण और पीआरडी विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निदेशक दीप्ति सिंह ने बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की, जिसमें शिक्षा, पंचायती राज, सूचना और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। दीप्ति सिंह ने बताया कि युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं।
खेल महाकुंभ 2026 है, ये हमारा 1 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है और ये लगभग 30 अक्टूबर तक अभी जो डेट हमने प्रस्तावित की है, तो उसमें हमारे उसी को लेकर तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग है, पंचायती राज है, हमारा सूचना है, हेल्थ है, तो इन्हीं जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया था कि ताकि एक पहला एक मैसेज चला जाए कि ऐसे ही हमारी शुरू होने वाले हैं, तो उसको लेकर एक प्रारंभिक स्तर की हमारी तैयारी हो पाए। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में देहरादून की विशेष अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 3 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा ने पूरे मामले को न्यायालय के विचाराधीन बताते हुए संयम बरतने की बात कही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कर रही ना अदालत में तो मामले पेंडिंग है, माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी मामला प्रकरण पेंडिंग है, इसलिए इसमें ज्यादा कहना उचित भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, जो भी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। मैं विपक्ष को इसलिए कह रहा हूं कि बार बार गलत आरोप लगाते हैं, तथ्यों से परे आरोप लगाते हैं। और एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाता उसको दोषी नहीं माना जा सकता, उसको आरोपित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई किसी पर आरोप सिद्ध होंगे, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आज तक फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपनों उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।